नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम मानव भूगोल की प्रजातियों का अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल के अंतर्गत मानव भूगोल की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं। इस टॉपिक में हम प्रजाति का अर्थ, उसकी परिभाषा का अध्ययन करेंगे और प्रजातियों के विकास के कारक आदि का अध्ययन करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। प्रजाति का अर्थ। तो जो प्रजाति शब्द है, रेस कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में शब्द हैं REC, रेस, प्रजाति। अंग्रेजी के रेस शब्द से बना है, जो कि संभवतः इटालियन शब्द है, इतावली का, इटालियन भाषा के रज़्ज़ा से बना हुआ है। RAZZA, रज़्ज़ा इस शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है परिवार, वंश या नस्ल। रज़्ज़ा का मतलब होता है नस्ल या परिवार। जो कि इटालियन शब्द हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रजाति एक जैविक विचार है, जो कि एक नस्ल से संबंधित मानव वर्ग और वंशानुक्रम के अंतर्गत शारीरिक लक्षणों में समानता रखता है। तो इस तरह ये प्रजाति का अर्थ। आगे बढ़ते हैं हम। प्रजाति का अलग अलग विद्वानों ने विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी। उन परिभाषाओं का हम देखेंगे। पहली परिभाषा है क्रॉबर महोदय ने दी है। क्रॉबर महोदय ने प्रजाति को परिभाषित करते हुए बताया है कि प्रजाति एक प्रामाणिक प्राणिशास्त्रीय अवधारणा है। यह एक समूह है जो वंशानुक्रम, वंश या प्रजाति गुण अथवा उपसमूह के द्वारा जुड़ा हुआ है। यह सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। तो इस तरह क्रॉबर महोदय ने प्रजाति को एक प्रामाणिक प्राणिशास्त्रीय अवधारणा माना है, और ये एक समूह है जो वंशानुक्रम, वंश या प्रजाति गुण अथवा उपसमूह के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो इस तरह क्रॉबर महोदय ने इसको परिभाषित किया है, प्रजाति को। आगे ग्रिफिथ टेलर महोदय ने इसको परिभाषित करते हुए बताया है कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। तो वही जो हमने अभी रेस शब्द का अर्थ देखा था, नस्ल, तो यही ग्रिफिथ टेलर महोदय ने बताया है कि प्रजाति है वो नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। इसी प्रकार एक विद्वान है हॉबल। हॉबल महोदय ने बताया कि, नाम आप लिख लीजिए, हॉबल, हॉबल। उन्होंने प्रजाति को परिभाषित करते हुए बताया कि प्रजाति मानव समूह का वह वृहद समुदाय है जिसके अंतर्गत विशिष्ट आनुवांशिक संरचना से नियंत्रित शारीरिक लक्षणों का समावेश होता है। तो इस तरह हॉबल महोदय ने प्रजाति को परिभाषित किया कि मानव प्रजाति वो क्या है, एक समूह है बड़ा, जिसमें विशिष्ट आनुवांशिक संरचना और शारीरिक लक्षणों का समावेश होता है, जिनके द्वारा नियंत्रित होते। इस तरह हम कह सकते हैं कि समान शारीरिक एवं आनुवांशिक लक्षणों वाले मानव समूह को एक प्रजाति विशेष के रूप में माना जा सकता है। तो निष्कर्ष रूप में हम इस तरह मानव प्रजाति को परिभाषित कर सकते हैं कि समान शारीरिक और आनुवांशिक लक्षणों वाले मानव समूह है वो ये विशेष प्रजाति है। अब बढ़ते हैं आगे कि मानव प्रजातियों के विकास के कारक कौन कौन से, क्योंकि विभिन्न प्रकार के कारक हैं जो मानव प्रजाति के विकास में सहायक है।
तो इन कारकों का हम अध्ययन करेंगे। मानव प्रजातियों के विकास के कारक, अलग अलग कारक हैं, इन कारकों को आपको देखना है। तो मानव प्रजातियों के विकास के कारकों के अंतर्गत या तो कह सकते हैं कि मानव प्रजातियों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक या सहायक कारक। मानव प्रजातियों के विकास के सहायक कारक जो मुख्य कारक हैं वो निम्नलिखित हैं। अलग अलग प्रकार के कारक हैं, उसमें मुख्य कारक निम्नलिखित हैं, जिसमें जलवायु का परिवर्तन है, ग्रंथि रस का प्रभाव है, जैविक परिवर्तन एवं छांट है, प्रजातियों का मिश्रण है, स्थानांतरण की प्रवृत्ति है। इन सब कारकों का अध्ययन किया जाता है। तो एक एक करके हम मानव प्रजातियों के विकास के कारकों का अध्ययन करेंगे। पहला कारक है जलवायु का परिवर्तन, यानी जलवायु में परिवर्तन का प्रभाव किस पर पड़ेगा? मानव की प्रजातियों के विकास। क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण वनस्पति का अभाव हो जाता है, शिकारी जानवरों की कमी हो जाती है, जिस कारण मानव एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण करता है। तो वो एक जलवायु क्षेत्र से दूसरे जलवायु में जाता है, जिससे जलवायु के विभिन्न प्रकार के कारकों का प्रभाव मानव की शारीरिक संरचना में पड़ता है, जिससे क्या होगा? मानव की शारीरिक संरचना में परिवर्तन आ जाता है। जैसे जलवायु का प्रभाव मुख्यतः त्वचा पर पड़ता है। जैसे उष्ण क्षेत्र हैं जो जहाँ पे तापमान अधिक है, तो वहाँ की त्वचा का रंग कैसा होगा? काला। जो गर्म प्रदेशों में मानव रहते हैं उनका रंग कैसा होता है? काला होता है। तो इस तरह जलवायु का प्रभाव मानव की प्रजातियों के विकास पर पड़ता है। दूसरा है कारक है ग्रंथि रस का प्रभाव। अब मानव शरीर का आकार और आकृति के निर्धारण में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि मानव शरीर के अलग अलग भाग में अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां हैं, जो कि अलग अलग जलवायु और भौतिक कारकों के अनुसार विभिन्न प्रकार के रसों का निर्माण करती है, और ये रस है वो स्रावित होते हैं, जिससे कि शारीरिक गठन है वो होता है। तो मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि है, पिनियल ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है और एड्रिनल ग्रंथि है। इससे क्या होता है? एक रस स्रावित होता है ग्रंथियों से। तो इसका प्रभाव क्या होगा? जैसे पीयूष ग्रंथि से स्रावित रस के कारण असाधारण रस स्रावित होता है, तो इसके कारण क्या होता है? असाधारण विकास होता है। किसका? ठुड्डी का, आँख और नाक की भौहों का विकास अधिक हो जाता है। तो ये पीयूष ग्रंथि के रस के स्रावन से इस प्रकार की शारीरिक संरचना में परिवर्तन आता है। उसी प्रकार अगर देखें एड्रिनल ग्रंथि के स्रावन से, रस के स्रावन से क्या होता है? सीधा प्रभाव है वो मानवीय त्वचा के रंग पर पड़ता है। तो इस तरह देखें तो थायराइड ग्रंथि है वो मानव की शारीरिक लंबाई को प्रभावित करती हैं। तो इस तरह देखें तो विभिन्न ग्रंथियों से स्रावित रस मानवीय शारीरिक संरचना को अधिक प्रभावित करता है। तो ये है ग्रंथि रस का प्रभाव। तीसरा कारक है हमारा जैविक परिवर्तन एवं छांट। अब मानव की शारीरिक संरचना के रूप में जो निर्धारण होता है, इसमें विभिन्न वंश तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वंश का मतलब है जीन्स, जीन्स होते हैं उसका महत्वपूर्ण स्थान, क्योंकि जीन्स हैं वो क्या होते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार स्थानांतरित होते रहते हैं। इन जीन्सों में भौगोलिक कारकों जैसे कि जलवायु है, भोजन है, बीमारी है आदि के प्रभाव के कारण भी थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। और मानवीय प्रजातियों का विकास एक निश्चित प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण होता है। लेकिन जब प्रजातियों का एक समुदाय क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है,
और दूसरे परिवेश में चला जाता है, दूसरे वातावरण में चला जाता है, जिसके कारण वहाँ के वातावरण से समायोजन होने के कारण उसके जो जैविक गुण है उसमें परिवर्तन होता है। जो जैविक गुण है उसमें क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। इस तरह जैविक लक्षणों के कारण मानव की प्रजातियाँ उसके विकास को प्रभावित करता है, उसमें परिवर्तन आता है। जैविक लक्षण है वो प्राकृतिक कारकों के प्रभाव से वो परिवर्तित होते रहते हैं। नए लक्षणों की उत्पत्ति और पुराने लक्षणों का जो लोप होता है वो होता ही रहता है। तो इस तरह जैविक परिवर्तन और छांट है, यानी मानव के 24 अलग अलग क्षेत्रों में उसके आधार पर उसमें परिवर्तन होता है। अगला कारक है हमारा कि प्रजातियों का मिश्रण। अब क्या होता है कि जब एक प्रजाति किसी आक्रमण या अन्य कारणों से क्या होती है, दूसरे प्रदेशों में स्थानांतरित हो जाती है, तो वहाँ पर पहले से निवास करने वाली प्रजातियों के साथ उसके संबंध स्थापित हो जाते हैं, जिससे क्या होगा? एक नवीन प्रजाति का निर्माण होता है। क्योंकि कुछ लोग हैं वो स्थानांतरित होकर के दूसरे क्षेत्रों में चले गए और उससे वहाँ पर मिल करके वहाँ पे जो प्रजाति पहले निवास कर रही थी उनसे शारीरिक संबंध स्थापित हो गए और फिर नई प्रजाति का निर्माण होता है। तो इसलिए ये प्रजातियों का मिश्रण होता है। तो प्रजातियों के मिश्रण के कारण भी मानव की प्रजातियाँ उसका विकास है वो प्रभावित हुआ, क्योंकि जो नवीन प्रजाति के लोग हैं वो इन दोनों प्रजातियों के लोगों का मिश्रण होता है, अतः इन दोनों प्रजातियों के लक्षण इसमें मिश्रित रूप में पाए जाते हैं। एशिया है, अमेरिका है और अफ्रीका महाद्वीप में अधिकांश प्रजातियाँ वो मिश्रित प्रजातियाँ हैं। तो इस तरह ग्रिफिथ टेलर महोदय ने भी प्रवास कटिबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें इन प्रजातियों का अध्ययन किया उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में। अगला कारक है मानव प्रजातियों के विकास का, वो है स्थानांतरण की प्रवृत्ति। अब मानव जब उसका उद्भव काल हुआ है तब से ही मानव की प्रवृत्ति क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने की रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास करने की रही है। अतः प्रारंभ में ही मानव अपने उत्पत्ति काल से स्थानांतरित होकर के दूसरे प्रदेशों में निवास करने जाता था। इसके कारण उनके शारीरिक लक्षण है वो दूसरे प्रदेश के भौतिक वातावरण से प्रभावित होकर के उसी के अनुसार उसमें परिवर्तन हो गया। तो स्थानांतरण के कारण मानव के शारीरिक लक्षणों पर उस वातावरण का प्रभाव पड़ा। तो इस तरह देखें तो हम स्थानांतरण के कारण मानव प्रजातियों के विकास पर प्रभाव को देख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे पहले निवास कर रही थी उसकी जलवायु अलग थी और जहाँ पे स्थानांतरित होकर के गए तो वहाँ की जलवायु भिन्न होती है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के भौगोलिक वातावरण का, जलवायु का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। तो ये भौगोलिक वातावरण का प्रभाव वहाँ के होने से वहाँ पे नए शारीरिक लक्षणों की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार एक नई प्रजाति का उद्भव हो जाता है। तो इस तरह देखें तो मानव प्रजातियों के विकास में ये 5 महत्वपूर्ण कारक थे जो उसको प्रभावित करते हैं। इसके अलावा भी भौगोलिक और सामाजिक अलगाव हैं, ये सब कारक हैं उसको प्रभावित करते हैं, लेकिन ये 5 महत्वपूर्ण कारक थे मानव की प्रजातियों के विकास के सहायक कारक, जिसको कह सकते हैं जलवायु का परिवर्तन है, ग्रंथि रस का प्रभाव है, जैविक परिवर्तन और छांट है, प्रजातियों का मिश्रण है और स्थानांतरण की प्रवृत्ति। तो इन 5 कारणों से मानव प्रजातियों के विकास पर इसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह हमने आज देखा कि मानव प्रजाति का अर्थ क्या है, ये शब्द कहाँ से आया, उसकी परिभाषा क्या है और मानव प्रजातियों के विकास के कारक कौन।
अगले भाग में हम देखेंगे मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के अभिलक्षण कौन कौन से। ठीक है, तो ये दो प्रकार के हैं, बाह्य लक्षण और आंतरिक लक्षण। उनका अगले भाग में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू, पढ़ते रहिए।